द डाइंग सन बाय जेम्स जीन्स। दोस्तों आपको इस टाइटल से लगेगा जैसे सूरज की डेथ हो रही है, डाइंग सन, और वाकई ऐसा ही है। सूरज को एक सेकंड के लिए जलने के लिए 660 मिलियन टन हाइड्रोजन इस्तेमाल करनी पड़ती है, और एक वक्त आता है जब यह हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और सूरज एक डार्क स्टार बन जाता है। तो इसलिए ये जो टाइटल है द डाइंग सन, इसमें हमें राइटर ये बता रहा है कि जो हमारा सूरज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने एंड की तरफ जा रहा है। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे पढ़ के आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों राइटर बात शुरू करता है सितारों से। वो कहता है कि हमने बहुत सारे स्टार्स डिस्कवर किए हैं, उनमें से सिर्फ कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो हमारी ज़मीन के साइज से बस थोड़े से बड़े हैं। बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो ज़मीन से इतने बड़े हैं कि तकरीबन लाखों ज़मीनें उनके अंदर आने के बावजूद भी जगह बच जाएगी। और कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो साइज़ में इतने बड़े हैं कि करोड़ों ज़मीनें उनके अंदर आ सकती हैं। और ये जो इतने बड़े बड़े सितारे हैं इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है जिस तरह साहिल समंदर के ऊपर पड़े हुए रेत के ज़र्रों की तादाद होती है। दोस्तों यहाँ पे एक साहिल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे राइटर बता रहा है कि पूरी दुनिया में जितने भी साहिल हैं उन सारों के ऊपर पड़े हुए जितने भी रेत के ज़र्रे हैं उनकी तादाद जितनी है इतनी ही तादाद इस यूनिवर्स में स्टार्स की है। और ये जो जितने भी स्टार्स हैं ये स्पेस में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो ग्रुप की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्टार्स हैं वो अकेले सफ़र करते हैं। दोस्तों ये जो रेत के ज़र्रे मैंने आपको बताया ये तो सारे आपस में जुड़े होते हैं ना, जितने भी साहिल के ऊपर ज़र्रे हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन ये स्टार्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये स्टार्स एक दूसरे से इतना दूर होते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक स्टार दूसरे के करीब आ जाए। हालांकि अगर आप तादाद देखें तो कितनी ज़्यादा तादाद है, लेकिन इनके दरमियान फासला इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभार कोई स्टार ट्रैवल करता करता दूसरे स्टार के करीब आता है, नहीं तो वो दूर दूर ही रहते हैं। ये स्टार्स बिल्कुल ऐसे ट्रैवल करते हैं जिस तरह एक खाली समंदर में एक कश्ती चलती जा रही होती है, बिल्कुल इसी तरह एक बहुत बड़ी स्पेस में एक स्टार चलता जा रहा होता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्टार का साइज़ कितना होता है, तो आप सोचें कि फिर स्पेस का साइज़ कितना होगा। दोस्तों अब राइटर बात करता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना और इसके ऊपर फिर लाइफ कैसे वजूद में आई। राइटर कहता है कि तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा हमारे सूरज के पास से गुजरा। दोस्तों कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, प्लैनेट्स या स्टार्स, उन सब की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल पुल्स होती हैं, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। जिस तरह ज़मीन चांद को अपनी तरफ खींचती है, सूरज ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह वो जो बड़ा सा सितारा सूरज के पास से गुजरा उसने सूरज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन सूरज तो मूव नहीं हुआ। लेकिन सूरज की जो सरफेस के ऊपर जो आग की लेयर्स हैं वो पहाड़ की फॉर्म में आना शुरू हो गई। यानी वो जो आग है वो इतनी ऊपर उठी कि वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इससे पहले कि वो सितारा दूर जाता और ग्रेविटेशनल पुल कम होती और पहाड़ नीचे चला जाता, इससे पहले ही वो पहाड़ फट गया और आग के जो टुकड़े हैं वो यहाँ वहाँ पे बिखर गए, और वो टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते रहे, और वो जो टुकड़े थे वो आज प्लैनेट्स हैं हमारे। हमारी जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं वो भी उन आग के टुकड़ों में से एक टुकड़ा था जो उस पहाड़ में से फटा और स्पेस में आके गिर गया, और फिर वो सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गया। और वक्त के साथ साथ ये जो आग के टुकड़े थे ये ठंडे होते गए और फिर ज़मीन के ऊपर लाइफ वजूद में आ गई। राइटर हमें बताता है कि ज़मीन पे लाइफ इस तरह शुरू हुई कि पहले एक ऑर्गेनिज्म बना। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खासियत थी कि वो मरने से पहले अपने जैसे और बना जाता था, यानी रिप्रोडक्टिव क्वालिटी थी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। और वक्त के साथ साथ वो ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया, उससे जानवर बने, परिंदे बने, और फिर वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि एक दिन इंसान उससे बन गया। और फिर इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि उसके अंदर इमोशंस पैदा होना शुरू हो गए, जैसे खुशी, गमी, इस तरह के इमोशंस आ गए। दोस्तों ये जो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं, तो आपका एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब राइटर हमें ये बताता है कि ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि हमारी तरह जिस तरह लाइफ एग्जिस्ट करती है इस ज़मीन पे, इस तरह की लाइफ किसी और प्लेनेट पे भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्योंकि इस तरह का प्लेनेट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जो लोकेशन है हमारे प्लेनेट की वो इतनी सूटेबल लोकेशन है कि इस जैसी लोकेशन किसी और प्लेनेट की नहीं होती। राइटर हमें बताता है कि जो स्पेस है वो इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वो हर चीज़ को जमा के रख देगी, और जो स्टार्स हैं वो इतने ज़्यादा गर्म है कि वो हर चीज़ को पिघला के रख देंगे। तो इतनी ज़्यादा सर्दी में अगर कोई प्लेनेट है तो वहाँ पे लाइफ वजूद में नहीं आ सकती। अगर इतनी ज़्यादा गर्मी में कोई प्लेनेट है वहाँ भी लाइफ नहीं मौजूद हो सकती। और इन दोनों के दरमियान एक बारीक सी लाइन होती है जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है। सूरज की गर्मी और स्पेस की सर्दी के दरमियान एक बारीक सी लाइन है। अगर यहाँ पे इस लाइन पे कोई प्लेनेट पड़ा हुआ है तो हो सकता है कि उस प्लेनेट के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करे, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो भी इस लाइन के ऊपर है।
राइटर हमें बताता है कि अब तक हमने ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं ढूंढा जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करे जिस तरह अर्थ के ऊपर करती है। अब दोस्तों वो बात करता है डर और खौफ की। वो कहता है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो हमारे अंदर एक डर और खौफ पैदा करती है। वो कहता है इसके जो फासले हैं, जो डिस्टेंसेस हैं, वो हमारे अंदर डर और खौफ पैदा करते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान इतना फासला है कि वो माइल्स में मैयर किया ही नहीं जा सकता, वो लाइट ईयर्स में मैयर होता है, और वो भी लाखों लाइट ईयर्स, हजारों लाइट ईयर्स की फॉर्म में। यानी अगर आप एक सितारे से या एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे पहुंचना चाहेंगे तो हो सकता है आपकी सारी जिंदगी गुजर जाए और आप वहां पर पहुंच ही ना पाए। इतना डिस्टेंस होता है जिससे हमें खौफ आता है। और दूसरा वो कहता है ये स्टार्स और प्लैनेट्स, ये जो यूनिवर्स है हमारी, ये इतनी पुरानी है कि इसके आगे जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना वो बिल्कुल छोटी सी लगती है। यानी पहला इंसान जब इस ज़मीन पे आया उसके बाद से लेके अब तक जो हमारी हिस्ट्री है वो इतनी छोटी है इसके आगे, क्योंकि यूनिवर्स बनी थी तकरीबन 6 अरब साल पहले, और जो इंसान की हिस्ट्री हमारे पास है वो तकरीबन 5000 पहले की हिस्ट्री या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पहले की। तीसरी वो बात करता है हमारे छोटेपन की, यानी हमारी जो लिटलनेस है स्पेस के अंदर, इतनी बड़ी यूनिवर्स के अंदर जो हम छोटी सी जगह पे बैठे हैं, उससे हमें एक बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी लाइफ नहीं है, हम अकेले जो है ना इस बहुत बड़ी यूनिवर्स में बैठे हैं, जो हमारे अंदर एक डर और खौफ पैदा करती है। अब इसकी आखिरी लाइन में राइटर हमें यह बताता है कि अगर 1 लाख प्लैनेट्स हो ना, उन 1 लाख में से शायद एक प्लैनेट ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं जो इस तरह की कंडीशंस में हो जिस तरह हमारा अर्थ प्लैनेट है। उसके बाद भी उसमें लाइफ होगी या नहीं ये हम अभी भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये थी स्टोरी द डाइंग सन। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए सोल्व्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे चलाऊंगा, आप उन्हें रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में बता सकती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।